नकुल और निवेदिता की शादी हो गई थी। शादी की रस्में संपूर्ण होने के बाद सभी रिसोर्ट से घर लौट रहे थे। आजकल तो लोग आधे घंटे में फेरे निपटा देते हैं, पर मम्मी जी ने अपने गांव से पंडित को बुला लिया। 3.5 घंटे, इतनी देर तक आज तक पिक्चर भी नहीं चली है। हाँ, धुरंधर की बात अलग है, पर उस मूवी जितना जान थोड़ी ना है मेरी कमर में। ऐसी कमर जकड़ी है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऊपर से घर है कि आ ही नहीं रहा है। खुद ही खुद में बात करते हुए निवेदिता अजीब सा एक्सप्रेशन दे रही थी। रियल रेयर व्यू मिरर में अपनी भाभी की शक्ल देखकर नेहा कहती है, क्या हो गया भाभी, किन ख्यालों में खोई हैं आप? बड़ी सुस्त सुस्त लग रही है। अभी तो आपको घर जाना है, अपने ससुराल वालों से मिलना है। असली मिलन तो अभी होने वाला है और आप अभी तक ऐसे कैसे चलेगा भैया? जरा जगाओ भाभी को, कोल्ड ड्रिंक कॉफी पिलाओ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। मैं तो सोच रही थी कि हमारे घर के पास भी तो रिजॉर्ट है, फिर इतनी दूर रिजॉर्ट क्यों लिया गया? ओह, शादी का सीजन है तो शायद पास वाले सारे बुक हो गए होंगे ना पहले से। क्यों, तुम्हें ये रिजॉर्ट पसंद नहीं है? शादी के बाद तो दोनों परिवार के बीच में बात हुई थी, सबने एग्री किया था इस वेन्यू के लिए। नहीं नहीं, आप बुरा मान गए। अब अगर ससुराल वाले लड़की के घर वालों के सामने किसी चीज का प्रस्ताव रखेंगे तो वो तो मानेंगे ना। और मैं तो आपके रिश्तेदारों के लिए कह रही हूँ। दादी जी आई हैं, चाचा जी आए हैं, कितने सारे लोग हमारे गांव से आए। उन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी ट्रैवल करने में। गांव के लोगों को इन चीजों से तकलीफ नहीं होती भाभी, अब तो फिर भी गाड़ी में है। गांव से आए हुए मेहमान 11 नंबर की बस से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस बुक हो गई थी। चलो अच्छा है। वही मैं सोचूं, नकुल जी के हाथ में कोई काम दिया गया हो और वो उसे सही से ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं भाभी, अब समझी नहीं, जरा खिड़की के बाहर देखिए। निवेदिता खिड़की से बाहर झांकती है और धोती कुर्ते में एक मध्य उम्र के आदमी को भागता हुआ दिखती है। हे भगवान, लगता है इनकी ट्रेन छूट गई है, या कहीं किसी चोर ने पॉकेट तो नहीं मार लिया। अरे नकुल बिटवा, अभी तक यही हो? क्या फायदा फिर गाड़ी का? हमें देखो, तुम्हारे साथ ही निकले थे, तुम्हारी गाड़ी ट्रैफिक में रह गई, हम पैदल पैदल यहाँ तक आ गए। भाभी, ये हमारे गांव वाले चाचा जी है, सर ढकी अपना। गाड़ी आगे बढ़ती है और सीधा रुकती है नकुल निवास के बाहर। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी और मेहमान यहाँ वहाँ डोल रहे थे। इतने मेहमान आए, इनको विदा करने में हफ्ता लग जाएगा मुझे। निवेदिता और नकुल एक दूसरे का हाथ पकड़कर चौखट तक पहुंचते हैं। चौखट पूजन की रस्म होती है। उसके बाद सीता अपने बेटे और बहू को अंदर लेकर जाती है। ये सब क्या हो रहा है मम्मी जी? सब अभी ही निकलने को तैयार हो गए हैं क्या? इतनी जल्दबाजी क्या है? निकलना तो पड़ेगा ही ना बेटा। तू भी एक काम कर, अपना लहंगा बदल ले और कोई हल्की सी साड़ी पहन ले। रात का सफर है, ठंड से बचने के लिए कोई मोटा कंबल भी ले लेना, तुझे आदत नहीं होगी ना। नहीं नहीं मम्मी जी, कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर का टेम्परेचर अभी 7-8 डिग्री है और कमरे में अगर मैंने एसी का टेम्परेचर 24 कर दिया ना तो ठंड लगेगी ही नहीं। तो क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, बस खड़ी है, हम गांव निकल रहे हैं। हाँ? पर नकुल ने तो इंडोनेशिया का प्लान किया था हनीमून पर जाने का, ये गांव और वो भी सभी के साथ। निवेदिता हड़बड़ाते हुए यहाँ वहाँ नकुल को ढूंढने लगती है। नेहा उसे देखकर उसके कमरे में आती है। 10 मिनट में बस निकल जाएगी भाभी। आपके भैया कहाँ है दीदी? कहीं दिख नहीं रहा है। वो तो बस में ऑलरेडी बैठ चुके हैं भाभी, सब तैयार है, मैं आपको ही बुलाने आई थी। जल्दी से साड़ी बदलिए और चलिए। हमारे यहाँ नई बहू की मुंह दिखाई हमारे पुश्तैनी घर में ही होती है, बड़ा मजा आएगा। चलिए चलिए। अपने ससुराल के सटपटे और नए से नियम का निवेदिता विरोध तो नहीं कर सकती थी। साड़ी पहनकर वो भी बस में सवार हो जाती है और मुंबई से सभी सीधा पहुंच जाते हैं लोकगंज गांव। आहा भाभी, क्या साफ हवा है। गांव तो गांव है भाई। बिल्कुल निवेदिता, गांव की तुलना किसी जगह से हो ही नहीं सकती। अच्छा ये हुआ कि हम वक्त पर निकल गए थे, वरना बहू की पहली रात शहर वाले घर पर ही बीतती तो अच्छा नहीं होता। हे भगवान, कहीं इस घर में कोई भूत वूत तो नहीं है। ये सोच सोच कर निवेदिता घबरा रही थी, तभी मनोज वहां आता है। अब अंदर चले कि यही सारी चर्चाएं करनी है आप सभी को? पूरा गांव इंतजार कर रहा है नई बहू को देखने का। मुंह दिखाए की रस्म भी तो शुरू करनी है। चलिए जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाइए, 10 बजे का मुहूर्त है मुंह दिखाए का। निवेदिता अपने गांव के पुश्तैनी घर के अंदर जाती है, जो कि शहर के घर से काफी ज्यादा बड़ा था। इतना प्यारा और सुंदर घर, सच में पापा ने हीरा ढूंढ कर दिया है मुझे। हाँ, इंडोनेशिया की बात नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं। आज रात को जैसे ही हम दोनों को साथ में वक्त मिलेगा, मैं सीधा हनीमून की बात कर लूंगी। गांव से नकुल निवेदिता की शादी में आए हुए सभी मेहमान वापस अपने डेरे को लौट चुके थे।
सभी मेहमान अपने अपने घरों में जाकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और ठीक 10 बजे मधुमती निवेदिता के कमरे में आती है। ऐसे क्या देख रही है बहू, पहचाना नहीं क्या मुझे? तेरी जो सास की सास थी ना, वो मेरी सास की बड़ी अच्छी सहेली थी। दोनों की शादी एक वक्त पर हुई थी, बहनों की तरह रहती थी दोनों। फिर तेरी सास और मैं जिठानी देवरानी की तरह रहने लगी, तो उस हिसाब से मैं तेरी चच्ची सास हुई। प्रणाम चाची जी। एक्चुअली यहाँ पर इतने ताया चाचा है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। गांव में सभी को एक साथ लेकर चलते हैं ना? एक साथ लेकर क्यों चलेंगे, सब एक ही तो है। अब तैयार होगी बहू तो बाहर चलते हैं, मुंह दिखाई की रस्म करनी है ना। 3 घंटे पहले तो बाहर कोई इंतजाम नहीं था, लगता है अभी टेंट लगाया होगा। मधुमती निवेदिता को घर के बाहर खुले से चबूतरे के पास ले जाती है, जहां सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए उतावली हो रही थी। घूंघट के अंदर से निवेदिता मधुमती को कोनी मारते हुए कहती है, चाची जी, चाचा जी सुनिए ना, ये सब क्या हो रहा है? इतने खुले में मुंह दिखाई की रस्म, या तो किसी एक औरत ने भी मेरा मुंह दिख लिया तो पूरा गांव मेरा मुंह देख लेगा। ये लीजिए, सुन लीजिए भाभी क्या कह रही है आपकी बहू। खुले में मुंह दिखाई नहीं जजरे से। अरे बहू, ये हमारे खानदान का नियम है। मैं भी जब ब्याह कराई थी ना तो सीधा इसी घर में लाया गया था मुझे, और पूरे 3 साल यहाँ गुजारने के बाद ही फिर मैं तेरे पापा के पास शहर गई थी। वैसे अभी तो ठंडी की छुट्टियां हैं तो मैं सोच रही हूँ 2-3 महीने यहाँ रुक जाओ। क्या मधुमती, कैसा रहेगा? बड़ा अच्छा रहेगा भाभी, इस खुले खुले वातावरण का मजा भी ले लेंगे सब साथ में। मैं तो कहती हूँ मुंह दिखाई तो हो गई, आज ही लगे हाथ पहली रसोई भी करवा देते हैं। जाओ प्राची, जूली, निवेदिता को छत पर ले जाओ। घूंघट के अंदर बैठी निवेदिता का हाथ दोनों ओर से प्राची और जूली पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है। मैं तो छोटे से शहर से आई थी, पर फिर भी एडजस्ट नहीं कर पाई। मानना पड़ेगा तुम्हें निवेदिता, तुम मुंबई जैसी सिटी छोड़कर यहाँ आई हो। बाप रे बाप, इस गांव में कैसे रिश्ता कर लिया तुमने? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं प्राची? क्योंकि अभी तुम्हें अपनी पहली रसोई बनानी है, किचन में नहीं, छत पर। निवेदिता का तो गला ही सूख जाता है। घूंघट ओढ़े निवेदिता छत की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी कि उसका पैर सीढ़ी से टकरा जाता है और वो धड़ाम से वहीं गिर जाती है। घबराने की बात नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा शगुन है। पहली बार मैं भी ना इसी तरह गिरी थी, उसके बाद तो मेरे हाथ की खाने ने जो कमाल किया था, वाजी वाह। और यही अगर निवेदिता का सर फट जाता तो क्या होता? क्या ही होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। छत पर पहुंचते ही निवेदिता अपने चेहरे से घूंघट हटा देती है। ये चूल्हा क्यों रखा हुआ है यहाँ? इतना अच्छा घर है, मॉडर्न किचन है, और खाना छत पर, वो भी चूल्हे पर क्यों बनाऊं मैं? अच्छा, आज पूजा हुई है शायद इसलिए। इधर आओ निवेदिता, ये बगल वाला घर जिसकी छत पर 2 चूल्हे हैं ना, ये मेरा ही छत है। यहाँ सभी के घर बड़े बड़े और मॉडर्न है, और खाना खुले खुले वातावरण में छत पर चूल्हे पर बनता है। सिर्फ पहली रसोई के दिन नहीं, तीनों वक्त, हर रोज। क्या? बेचारी निवेदिता के तो होश ही उड़ जाते हैं। किसी तरह चूल्हे पर खीर बनाकर वो अपनी पहली रसोई निपटाती है। दोपहर में फिर से खाना बनाने की जिम्मेदारी उसके सर पर आ जाती है। बाप रे बाप, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। सूरज तो लग रहा है सीधा सर पर ही आग उगल रहा है। घर पर तो कभी बालकनी में भी 2 मिनट नहीं बैठी थी मैं। वैसे ये नियम जिसने भी बनाया है ठीक ही तो बनाया है। देखा जाए तो इससे शरीर को सूरज की गर्माहट मिल जाएगी। एक काम करती हूँ, रात का खाना भी अभी निपटा देती हूँ ताकि रात को ठंड में छत पर आकर ठिठुरना ना पड़े। निवेदिता की आवाज सुनकर छत की दीवार की उस तरफ से जूली कहती है, अगर ऐसा ही होता तो क्या हम रात का खाना भी नहीं बना सकते थे? एक बात कहूंगी निवेदिता, कुछ गर्मा गर्म कपड़े और कंबल अपने साथ रख लेना। निवेदिता हैरान थी, उसकी पड़ोसन ने ऐसा क्यों कह रही है, पर वो उनकी बात पर ध्यान न देते हुए खाने का काम निपटाकर नीचे आ जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात। पूरा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। जल्दी से खाना खाकर अपनी ननद के साथ छत पर बिस्तर लगा देना बहू। इतनी सर्दी में आप छत पर क्यों सोएंगी मम्मी जी? नीचे इतने सारे कमरे तो हैं। क्या सीता, तूने बहू को गांव के नियमों के बारे में नहीं बताया? हमारे गांव में सभी छत पर सोते हैं बेटा। निवेदिता अपने कमरे में यहाँ से वहां चक्कर लगा रही थी, तभी नकुल वहां आता है। ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ नकुल जी? सुबह पहले मुझे मेरे ससुराल से सीधा इस गांव के घर में लेकर आ गए, फिर कहा गया छत पर खाना बनाओ, वो भी मैंने मान लिया, पर ठंड में छत पर कौन सोता है? शादी के वक्त ही दोनों परिवारों में बातें हो गई थी कि तुम हमारे घर के नियम मानोगी, और ये हमारे घर के नियमों में से एक है। मैं भी छत पर ही सोने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें अकेले छत पर भेजा जा रहा है।
नेहा के साथ साथ निवेदिता छत पर बिस्तर लगाने जाती है और देखती है आसपास के सभी घर वाले अपने अपने छतों पर बिस्तर लगा रहे हैं। इतनी ठंडी हवा में छत पर कैसे सोऊंगी मैं? एक एक करके निवेदिता के सास, ससुर, ताई सास और बाकी सब घर वाले छत पर आ जाते हैं। ये हुई सुहाग रात। एक और सास सो रही है, दूसरी और ननद, कुछ दूरी पर पति और फिर ससुर जी, फिर ताया ससुर, ताई सास। उफ, नई बहू के साथ सास ससुर कैसे यहाँ सोते हैं? ऐसे तो इन्हें चेहरा ढककर मुझे ऊपर लाना था और ऐसे सभी के सामने छत पर सुला रहे। निवेदिता अपने दोनों तरफ देखती है। हाय राम, सुबह से एक तिनका भी नहीं उठाया किसी ने और बिस्तर पर गिरते ही सो गए। इतनी ठंडी हवा में इन्हें नींद कैसे आ रही है, भगवान जाने। चारों तरफ से आ रही खर्राटों की आवाज निवेदिता को ये इशारा कर रही थी कि तुम्हें भी इसी माहौल में सोना होगा। ठंडी हवा के बीच करवटें बदलते हुए किसी तरह निवेदिता अपनी रात गुजार देती है। अगली सुबह गले की बैंड बजाती इस नियम ने। अरे क्या जरूरत थी छत पर सुलाने की मुझे? मेरे सर पे इतना मोटा गद्दा था, उसके बाद भी पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। बाप रे बाप। चीखती हुई, कराहती हुई निवेदिता अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी कि हॉल में सीता आवाज देते हुए कहती है, क्या हो गया बहू, तो छींक पर छींक क्यों मारी है? लगता है गांव की शुद्ध हवा भाभी को सूट नहीं कर रही। क्यों भाभी? यही मौका है मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। मुझे ना छत पर सोने की आदत नहीं है मम्मी जी। पूरी रात ठंड से कांपती रही मैं, इस कारण मुझे सर्दी जुकाम हो गया। मेरे बदन में भी ना बहुत दर्द हो रहा है। खैर मैं तो फिर भी जवान हूँ, कर लूंगी बर्दाश्त। आप सबकी तबीयत कैसी है मम्मी जी? अरे मुझे क्या होगा बहू, हम पिज्जा बिज्जा खाकर बड़े नहीं हुए हैं। ये प्राकृतिक हवा, अच्छा खान पान शरीर में गया है हमारे, और बाकी तो सहने की क्षमता होती है। अपनी ननद को देख ले, ये तो तुझसे भी छोटी है। हमारे साथ ये भी तो छत पर सोई थी ना, क्या हुआ इसे? जहां तक बात रही तेरी तबीयत की, तो टेंशन की बात नहीं है। चल मेरे साथ, हल्दी का दूध पिला देती हूँ तुझे, देखना फिर कैसे तेरी सर्दी गायब होती है। दिन गुजर जाता है। रात को फिर से छत पर बिस्तर लगने शुरू हो जाते हैं। आज निवेदिता बर्तन धोने का बहाना देकर छत पर जाने में देरी कर देती है। तुम ये चादर से ही सलवटें हटाती रहोगी क्या आज? चलो देरी हो रही है, सोना नहीं है क्या? सब ऊपर जा चुके हैं। वही तो, सब ऊपर जा चुके हैं और नीचे हम दोनों अकेले हैं। शादी के बाद हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं मिला। पूरा दिन तो सभी आसपास रहते हैं और ऊपर तो पूरा परिवार क्या मोहल्ला रहता है, तो थोड़ा समय हम दोनों को साथ में भी बिताना चाहिए ना। अच्छा, तो तुम्हें मेरे बाजू में सोना है ताकि मुझसे बात कर सको। कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। हमारे घर में सब फ्रैंक है। ये कहकर नकुल निवेदिता का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाता है। बिस्तर पर जाते ही मुंह ढककर नकुल तो सो जाता है और मच्छर परेशान करना शुरू कर देते हैं निवेदिता को। हे भगवान, क्या जुल्म है ये। मैंने सोचा था इसी बहाने नकुल को नीचे रोक लूंगी और आराम से कमरे में सो जाऊंगी, पर देखो मेरी किस्मत, नीचे रुके नहीं और ऊपर आते ही सो गए। घड़ी का काटा आगे बढ़ रहा था। 12 से 1, 1 से 2। नींद भी नहीं टूटती क्या इन लोगों की? मच्छर तो आज लग रहा है मुझे उठाकर झूले के घर ले जाएंगे। निवेदिता नीचे जाती है और मार्टिन लेकर लौटती है। कैसी हो निवेदिता, सोई नहीं? खांसी से बुरा हाल है मेरा। आज अगर मैं ऊपर सो गई ना तो रामपुर पहुंच जाऊंगी। तुम लोगों की तबीयत बिगड़ती नहीं है क्या? इतनी बिगड़ती है कि पूछो मत, पर इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी छत पर सुलाते हैं हमें। जूली और निवेदिता की खुसफुस सुनकर प्राची अपनी छत से कहती है, मुझे भी ठंड में ना नींद नहीं आती। तुम कोई दिमाग लगाओ ना निवेदिता। इस ठंड में छत पर सो सोकर मेरे दिमाग की नस सुन हो गई है। कुछ तो उपाय होगा, किसी को तो समझाओ, हो सकता है वो तुम्हारी बात सुने। निवेदिता इस बारे में अपनी ताई सास से बात करने की कोशिश करती है, पर नियम तो नियम थे, और जो लोग एक बार नियम को प्रथा मानकर मानना शुरू कर देते हैं वो उसके पीछे का कारण मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। पूरे 90 साल पूरे किए थी मेरी सास ने, फिर हिमालय की ओर चली गई। कभी कुछ नहीं हुआ उन्हें। छत पर सोना इस गांव की रिवायत है बहू। अब पूरा गांव ही छत पर सो रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, और सभी स्वस्थ हैं। जो इसी गांव में पैदा हुए हैं उन्हें इस एनवायरनमेंट की आदत है, और कोई साइंस नहीं है इसमें ताई जी। और बात सिर्फ मेरी नहीं, नकुल का काम भी तो छूट रहा है ना यहाँ। हाँ, तो कौन सा तुझे जीवन भर याद रहना है? 3 महीने की बात है, बाकी लैपटॉप में काम करता ही है वो। जो दिमाग लगाया जा सकता था निवेदिता वो सारा दिमाग लगा रही थी। सभी के सोने के बाद नीचे आना, कभी अपने सास ससुर को डरा देना, तो कभी घर में चोर घुसने का बहाना करना।
पर सभी के सभी प्लान लगातार फेल हो रहे थे और फिर निवेदिता अल्बेस्टर डालने वालों को अपने घर बुला लेती है। ये क्या हो रहा है निवेदिता? हमें तो लगा था तुम हमें बचाओगी, पर तुम तो इस छत को और सुंदर बनाने में लगी हो। सुंदर भी और गर्म भी। इस गांव का नियम क्या है? छत पर सोना है ना, तो मैं छत पर ही सोऊंगी, पर छत रहेगा फुल्ली कवर्ड। अल्बेस्टर के अलावा भी छत के ऊपर चारों तरफ भूसे की दीवार बनवा दूंगी। भूसे में बड़ी गर्माहट होती है। छत से आ रही खिटपिट की आवाज सुनकर सभी भागते हुए छत पर आते हैं। अपने छत से देखा मैंने कि तेरे छत पर ये ठोका पीटी का काम चल रहा है। क्या बात हो गई सीता, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है चाची जी, बस 2 दिन की बात है। उसके बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मैं खुद दूंगी, और आपको भी मम्मी जी। 2 दिन बाद छत पूरी तरह से कवर हो चुका था। पौष का महीना शुरू हो गया था और पूरी दिल्ली शीत की चादर से ढक चुकी थी। राजेश अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए सब्जी मंडी से घर लौटता है। अरे आग लगी पड़ी है सब्जियों में। ठंड निकालनी है तो सिर्फ स्वेटर की गर्मी काम नहीं करेगी, पैसों की गरीबी भी चाहिए भाई साहब। मुश्किल से 3 ही सब्जियां ठीक रेट में मिल रही थी, गाजर, केला और खीरे। बोलो ठंड में केले और खीरे कौन खाएगा? सोचा था कोई ढंग की सब्जी सही रेट में मिल जाएगी तो ले लूंगा, पर नहीं। शिमला मिर्च 200 रुपए किलो, धनिया जिसे कभी किलो के पाव तोला जाता था आज 200 रुपए पर गुच्छे थे। गाजर तो सस्ते मिल रहे थे ना, बताइए गाजर क्यों नहीं लाए आप? सर्दियों में गाजर का हलवा भी नहीं बना हमारे घर। गाजर का हलवा? और बनाएगा कौन आपके लिए हलवा? आपकी बहू, जो एक वक्त सही से खाना भी नहीं देती, वो हमारे लिए हलवा बनाएगी? अरे उसके पास टाइम ही कहाँ है। तो फिर आप शिमला मिर्च और धनिया की इतनी रामायण क्यों सुना रहे थे? कौन सा बहू धनिया की चटनी कुटने वाली है आपके लिए? अरे ऐसे कैसे, चटनी ही तो बनाती है मेरी बहू, वो अलग बात है, कभी कभी वो भी नहीं बनाती। वैसे ये शिमला मिर्च तो मैंने मैगी में डालने के लिए ले ले। कल रात को भूख लगी थी तो सिद्धार्थ ने मैगी बनाई थी, सोचा 2-4 शिमला मिर्च ले आऊं। सब्जी रोटी ना सही, सब्जियों वाली मैगी ही सही। बाकी घरों में जहां सुबह सुबह गर्मा गर्म पूरियां छन रही थी, गाजर का हलवा बन रहा था, मटर पनीर तैयार हो रहा था, वहां प्रिया अपनी रसोई में सैंडविच तैयार कर रही थी। चीज स्लाइस तो मिल गए पर टमाटर नहीं मिल रहा है, ये सही नहीं है। इस किचन में कोई सामान सही वक्त पर मिलता क्यों नहीं है? अब टाइटली बात करनी पड़ेगी सबसे। इसी तरह सभी रात में रसोई में छेड़छाड़ करते रहेंगे तो प्रॉब्लम किसे होगी? मुझे ही ना। पेट भर के खिला देती हूँ तब तो ये हाल है, खाना नहीं बनाती तो पता नहीं क्या करते। खुद में बड़बड़ाती हुई प्रिया सभी के लिए सैंडविच तैयार कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो, हाँ कौन? ऑर्डर? हाँ बताइए। आप हैम्पर बनाती है ना, तो एक मिड रेंज में सगाई में गिफ्ट किया जा सके ऐसा हैम्पर बनवाना है मुझे, और कल सुबह तक ही चाहिए एनी हाउ। अरे कल सुबह क्या, आज रात तक ही हैम्पर तैयार हो जाएगा, बस किसी को रिसीव करने आना होगा। प्रिया अपनी बात पूरी करती है कि कस्टमर की ओर से बैकग्राउंड नॉइस में उसे रेंटेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कुछ डिस्कशन की आवाज आती है। लगता है आप ही के घर में सगाई है रेणुका जी? हाँ, मेरी कजिन की सगाई है ना कल। इतनी हड़बड़ी में सब कुछ फाइनल हुआ है कि टाइम ही नहीं है हाथ में। मेरी सोसाइटी में कई लोगों ने कहा इतनी जल्दी हैम्पर सिर्फ आप ही रेडी कर सकती हो, इसीलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। हाँ, आपकी सोसाइटी से काफी हैम्पर गए हैं मेरे। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पीछे की आवाज नीलिमा जी की है ना? पर वो रेंटेड ज्वेलरी के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है? उन्हें तो पता है मैं रेंटेड ज्वेलरी, लहंगा सब कुछ अरेंज करवाती हूँ। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, वो मेरी मौसी है। पर आपने क्या कहा, आप रेंटेड ज्वेलरी अवेलेबल करवाती हैं? अरे वही तो ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाऊं, कहाँ क्या मिलेगा, इवन लहंगा भी चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, 11 बजे मुझे पालिका बाजार के पास मिलिए, आपकी सगाई की सारी शॉपिंग करवा दूंगी मैं। प्रिया बड़ी खुश थी क्योंकि सुबह सुबह उसे एक नया क्लाइंट मिल गया था। सैंडविच के साथ मेयोनीज और केचप देकर प्रिया सभी को नाश्ता सर्व करती है। हाँ जी, आज ही कह रहे थे ना आप कि आपकी बहू धनिया की चटनी तो जरूर बनाती है। लीजिए, लग गया ग्रहण। आज तो वो भी नहीं मिला नाश्ते में। अरे मम्मी, आप भी क्या, धनिया की चटनी सैंडविच के साथ कौन परोसता है? ये कौन बोल रहा है? तुम्हारा बस चले तो तुम हमें चाय के साथ भी धनिया की चटनी ही परोस दो प्रिया।
अब अगर वही मन है तुम्हारा तो अब से वो भी कर दूंगी। वैसे धनिया की चटनी सेहत के लिए अच्छी होती है। ठीक है मम्मी जी, मुझे जरा निकलना है तो मैं निकल रही हूँ। अरे आप कहाँ निकल रही है तू? हैम्पर का सारा सामान तो मैं कल ही ला चुकी हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं सिर्फ हैम्पर का काम थोड़ी ना करती हूँ। अभी तो मैं किसी की सगाई की तैयारी करने जा रही हूँ। 2-4 दुकानें तो बतानी है, उसके बदले अच्छा खासा कमीशन उठा लूंगी। इतने भी कोई पैसे की कमी नहीं है। अरे ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो तुझे कमीशन वाला काम करना पड़े। हद होती है किसी चीज की प्रिया। किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? इज्जत का क्या है मम्मी जी, लोग तो यहाँ ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के डाइवोर्स की बातें भी कर रहे हैं। लोगों की बातों से क्या फर्क पड़ा उन्हें? नहीं ना। बड़े लोग दूसरों की नहीं सोचते, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। तभी तो किसी की ना सोचने वाले इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इतनी अच्छी लाइफ जीते हैं, और दूसरों की लाइफ में कमेंट करने वाले छोटी छोटी घरों में गुमनामी की जिंदगी बिता देते। ठीक है पापा जी, ठीक है मम्मा जी, निकलती हूँ। बाय सिद्धार्थ। फटाफट अपने कपड़े बदलकर प्रिया कस्टमर का काम निपटाने मार्केट चली जाती है और घर पर रह जाते हैं तीनों माँ बाप बेटे। सैंडविच से दिन की शुरुआत तो हो गई। अब देखते हैं दोपहर में किस्मत क्या खिलाती है। ठीक है रेणु जी, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ, आप भी जरा आराम कर लीजिए। डॉक्टर ने आपको ज्यादा चलने से मना किया है। मेरे टिफिन के लिए तो जरूर कुछ न कुछ सरप्राइज डिश तैयार रखी होगी प्रिया ने। नाश्ते और टिफिन में कभी भी सेम डिश तो नहीं देती मुझे मेरी प्रिया। राजेश अपना टिफिन लेता है और ऑफिस चला जाता है। दोपहर के 1:30 बजे जैसे ही लंच ब्रेक होता है, सभी अपने अपने डब्बे खोलने लगते हैं। सिद्धार्थ जैसे ही अपना टिफिन खोलता है तो उसके सर के ऊपर चल रहे फैन के कारण भेलपुरी ऐसी उड़ान भरती है जैसे सीधा चांद पर ही जाकर रुकना हो। अरे अरे फैन ऑफ करो वरना सिद्धार्थ का सारा टिफिन हवा हो जाएगा। ऐसे भी तो बेचारे को शाम के नाश्ते से भी हल्का लंच मिलता था, और आज का लंच तो सच में इतना हल्का है कि हवा में उड़ रहा है। सच में भाई, उपमा इडली तक तो समझ में आता था, पर पति को टिफिन में भेलपुरी कौन देता है? प्रिया भाभी ने सच में टू मच कर दिया है। अगर वो अपने काम में ज्यादा बिजी रहती है तो क्यों करवाते हो तुम लोग उनसे तीनों वक्त के खाने का काम? अच्छा, तो तुझे लगता है कि मैं उसे खाना बनाने को कहता हूँ? चल ठीक है, तो फिर तू एक अच्छी सी काम वाली ढूंढ कर मेरे घर पर भेज दे, जो झाड़ू पोछा के साथ 3 वक्त का खाना बना दे। झूठ बोल रहा है तू। मैंने काम वाली को भेज भी दिया ना, तो तू पैसे को लेकर मगजमारी करेगा। अरे ठीक है, ये बात तुझे वो काम वाली तो बताई देगी ना कि मैंने पैसों को लेकर बहस की कि नहीं। यहाँ सिद्धार्थ अपने लंच में बची कुची पूरी का स्वाद ले रहा था। वहां मार्केट से लौटते हुए प्रिया ढोकला लेकर आती है और फटाफट दोपहर के खाने में सभी को ढोकला इमली की चटनी के साथ परोस देती है। बाप रे बाप, सुबह सैंडविच, अभी ढोकला। बहू ने तो हमें अदृश्य बनाने का बेड़ा उठा लिया है। ऐसी डाइटिंग है, मुझे विलुप्त होते समय नहीं लगेगा सिद्धार्थ की माँ। अब मैं क्या बोलूं, ज्यादा से ज्यादा मैं रसोई में एक जगह बैठकर रोटियां बना सकती हूँ, उसके ऊपर क्या करूं आप ही बताइए। नहीं नहीं, आपसे नहीं होगा। पिछली बार आपने कुर्सी में बैठकर सब्जी बनाई थी तो कुर्सी टूट गई। घुटनों की तकलीफ तो थी ही, कमर में भी चोट लग गई। आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ एक काम वाली ले ही आता हूँ। फिर से काम वाली? आपको पता है ना, बहू किसी काम वाली को टिकने ही नहीं देती। ऐसे कैसे चलेगा सिद्धार्थ की माँ? या तो इंसान काम कर सकता है या खाना बना सकता है। बहुत लोग होते हैं जो दोनों मैनेज कर लेते हैं, पर बहू से नहीं हो रहा तो फिर अब तो काम वाली आएगी, या फिर बहू से कह दीजिए कि वो अपना काम छोड़ दे। अपने दोनों हाथों में एक ढोकला उठाकर राजेश उसे खाता हुआ गुस्से से घर से बाहर दुकान के लिए निकल जाता है। और अगली सुबह ब्रेकफास्ट के साथ दरवाजे की घंटी बजती है। सॉस के साथ प्लेट में थे क्रॉसेंट और दरवाजे पर थी 2 काम वालियां, विमला और कमला। शर्म नहीं आई बुआ जी आपको? अपनी भतीजी का ही काम खींचने आ जाती हैं आप। प्रेम भैया की बात हुई थी सिद्धार्थ बाबू से, उनके घर का काम छोड़कर यहाँ आई हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम भैया की जुबान रखने। अरे तो सिद्धार्थ बाबू ने मजाक में कहा था, सीरियस नहीं थे वो। मेरी बात हो गई है राजेश जी से, यहाँ खाना बनाने का काम मैं ही करूंगी। कमला और विमला के बीच हो रही बहस की आवाज अंदर तक आ रही थी, जिसे सुनकर सिद्धार्थ दरवाजा खोलता है। अरे कमला आओ आओ, अब इस घर में खाना बनाने का काम तुम्हें ही करना है, तो आज ट्रायल दे दो। मैंने तो विमला को बुलाया था पापा। प्रेम के घर पर तुम ही काम करती हो ना विमला? सुन लिया बुआ, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे यहाँ भेजा गया है, पर ये कह रही है कि इन्हें बुलाया गया है। लगता है दोनों बाप बेटों ने एक एक खाना बनाने वाली को बुला लिया है। कोई बात नहीं, दोनों का ट्रायल ले लेते हैं। जिसने अच्छा खाना बनाया उसे किचन में रख लेंगे और दूसरे को झाड़ू पोछे का काम दे देंगे। ऐसे दोनों का ही दिल नहीं दुखेगा, ठीक है ना? 2 काम वालियों की क्या जरूरत है मम्मी जी? कमला विमला
तुम दोनों रसोई में जाओ और अपने अपने हिसाब से अच्छा खाना बनाओ। अच्छा भारी नाश्ता बनाना। हाँ, तो फिर दाल चावल, आलू मटर की सूखी सब्जी, रोटी और पापड़ बना देती हूँ मैं तो छोले भटूरे बनाऊंगी भैया। कितनी बार आप प्रेम भैया के यहाँ छोले भटूरे की इच्छा लेकर आते हैं। वो अलग बात है कि वहां भाभी नहीं बनाती, पर यहाँ तो मैं हूं ना भैया, मैं ऐसा ही बनाऊंगी जैसे सिद्धार्थ बाबू के यहाँ बनाती हूँ। कमला और विमला किचन में जाकर खाने का काम शुरू करती है कि यहाँ प्रिया की बेचैनी बढ़ जाती है। ये बहुत गलत कर रही है मम्मी जी आप। घर की रसोई में बाहर वाले को आने देना मुझे तो समझ में ही नहीं आता। कभी कोई हैम्पर बेचकर, कभी किसी का हेयर स्टाइल बनाकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती हूँ मैं, और आप के पैसे लुटाने में लगी है। एक काम वाली झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, एक खाना बनाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? कम से कम नहीं तो भी 12,000 तो ऐसे निकल जाएंगे। मैं इन दोनों को यहाँ नहीं टिकने दूंगी, बता देती हूँ मम्मी जी। आज मम्मी का बर्थडे है इसलिए चुप हो जा प्रिया, फिर कल कलिश कर लेना। हर बार काम वालियों को निकाल ही देती हो तुम, इस बार और से। रेणु सिद्धार्थ की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था ही नहीं। पर घर में सभी की हालत हल्का नाश्ता खाकर इतनी हल्की हो गई थी कि भारी खाने के लिए सभी बेचैन पड़े थे। इधर कमला दाल चावल रोटी सब्जी और पापड़ लेकर आती है, तो उधर विमला छोले भटूरे। वाह जी वाह, क्या खाना बनाया, मजा आ गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो पैसे देकर तुम्हारे ही घर खा लेता मैं। बेकार में वो कैफे वाला रोज 500 का पत्ता जेब से निकलवा लेता है। क्या कहा आपने पापा जी? 500 का क्या? मैं कह रहा था हमारे दुकान के सामने जो कैफे वाला नहीं है, उसकी बीवी आई थी, हाँ, लेगिंग्स लेने। 500 की टैगिंग थी। पति को दिखा कर आती हूँ बोल कर गई और पैसे ही नहीं दिया। तो वही पैसे मेरे कहीं बेड डिप्स ना हो जाए, इसलिए उस कैफे वाली दुकान पर जाकर 500 का खाना खा लिया तो मैंने। अच्छा, तब ठीक है पापा जी, वरना अगर मुझे ये पता चल जाता कि आप कैफे में खाकर आए तो 2 दिन व्रत पर उतर जाती मैं। जी तो करता है कि कह दो कि जा व्रत पर उतर जा, क्योंकि यहाँ एक ना एक वक्त सभी को रेस्टोरेंट में खाना पड़ ही रहा है तेरे कारण। तो बताओ तुम दोनों एक टाइम खाना बनाने का कितना रुपया लोगी? जब खाना तीनों टाइम बनाने को तैयार है दोनों ही, तो एक टाइम क्यों बनवाना है प्रिया? अरे राजी हो गई बहू, इससे अच्छा और क्या हो सकता है बेटा। कम से कम एक टाइम तो पेट भर के खाने को मिलेगा। एक टाइम का खाना बनाने का 500 लेंगे, वो भी तब जब चावल या रोटियां बनानी हो। अगर कोई फैंसी डिश बनानी है तो 800 रुपया। वो तो भैया से पूरे महीने की बात हुई थी तो रेट कम कर दिया। तुम दोनों को 100 रुपया दे रही हूँ मैं, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, क्योंकि राशन मेरे घर का था। गैस भी जिस हिसाब से तुम दोनों ने इस्तेमाल किए ना, इस तरह अगर तुम लोगों ने खाना बनाया तो हफ्ते भर में मेरा सिलेंडर चला जाएगा। गैस का रेट पता है तुम्हें? ऊपर से मेरी रसोई में इतनी गंद फैला दी है सफाई करने में, जो क्लीनर खर्च होगा उसका क्या? मैंने देखा मम्मी जी, ये विमला कढ़ाई में ऐसे तेल डाल रही थी, बाबा रे। और विमला इतने घी डालकर छौंका लगाया दाल में, फिर चावल में अलग से घी डाल दिया। ये तो पैसे की बर्बादी हुई ना। इसीलिए बुलाया था भैया आपने मुझे 100 रुपए के लिए। ये 100 रुपए आप ही रखिए। अब समझ में आया आपका शरीर ऐसे झरझर क्यों हो गया है। अरे भाई, जिसकी बीवी सभी लोगों का काम खा जाती हो, वो अपने पति को क्या ही कुछ खिलाएगी। एक काम कीजिएगा भाभी, कल से ना खेती भी आप ही शुरू कर लीजिएगा। भतीजी, आज सभी को इन्फॉर्म कर देना, ये परिवार ब्लैक लिस्टेड है, इनके घर कोई काम वाली ना आए। और फिर से प्रिया घर की दोनों काम वालियों को रफा दफा कर देती है। प्रिया खुद को ऑलराउंडर समझती थी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, शॉपिंग पर जाना, पड़ोसियों के घर के कलेश सुलझाना, किसी का रिश्ता लगाना तो किसी का तुड़वाना, सब कुछ प्रिया अकेले ही हैंडल करना चाह रही थी। और वो क्यों ना करे, फॉर मानी मानी मानी। आग लगे ऐसे पैसे को, अच्छे से खाना नसीब नहीं होता मुझे। डॉक्टर ने 3 वक्त की दवाइयां दी थी, एक नाश्ते के बाद खाने के लिए, एक दोपहर के खाने के बाद खाने के लिए और एक रात के खाने के बाद खाने के लिए। पर बहू तो तीनों वक्त हमें नाश्ता ही देती है, इसलिए मैंने सुबह के नाश्ते के वक्त ही 3 गोलियां खानी शुरू कर दी है। ये तो कभी क्रोजियन प्रिजोनिया, कभी दलिया, कभी कुछ न कुछ रख देते हैं सामने। इतना हल्का नाश्ता मैं तो किटी स्टार्टर में भी ना दूं। पर भगवान जाने आज कहां से सूरज हुआ है जो उसके सामने इसे बनाने की बात की है। खाना बनाने वाले को बुला लिया था ना इसके बाबूजी ने, इसलिए घबरा गई होगी। रेनू ये कह रही थी कि प्रिया अंदर से बिस्किट पिज्जा बनाकर सभी के लिए लाती है। ये क्या है रेनू, तूने तो कहा था बहू आज पिज्जा बना रही है। ये सब क्या है प्रिया? रेस्टोरेंट में किटी होने वाली थी, तूने कैंसिल करके घर पर करवाई, ये कहकर कि तू पिज्जा बना देगी। ये पिज्जा बनाया तूने? मुझे पूरा भरोसा है इस बिस्किट पिज्जा के अलावा तूने और कुछ बनाया भी नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक है ना मम्मी जी,
ठंड में ये हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाएगी, हे भगवान। सभी अपनी किटी के पैसे लाओ, टोटल कैश में से 2000 निकाल लेते हैं, हम जाकर रेस्टोरेंट में पार्टी कर लेंगे, बाकी पैसे अपने पास रख रेनू। ये कहकर रेणु की सहेलियां चली जाती है। 2000 का नुकसान हो गया मम्मी जी, एक हैम्पर 1500 का बनाती हूँ मैं, यानी एक हैम्पर के प्राइस से भी ज्यादा नुकसान। अब क्या होगा? अब क्या होगा बहू, चल मैं अभी तेरे साथ बनाती हूँ हैम्पर, अब दोनों सास बहू मिलकर काम करेंगे तो और पैसा आएगा। प्रिया इसके पहले कुछ कह पाती, रेणु उसके कमरे में जाकर यहाँ वहां पड़ी चीजों को छेड़ना शुरू कर देती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे तो चीजें यहाँ वहां हो जाएगी, किचन में भी कोई ना कोई रात को चला जाता है, इस कारण सुबह मुझे बड़ी दिक्कत होती है नाश्ता बनाने में। यहाँ तो प्रॉपर बिजनेस वाली बात है मम्मी जी। अरे तो क्या हो गया, मैं तेरे कॉम्पिटिटर थोड़ी ना हूँ, मैं भी तेरी मदद ही तो करना चाह रही हूँ, जो पैसे आएंगे दोनों बांट लेंगे। अब तू जहाँ जाएगी ना मुझे लेकर ही जाना। अरे मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं, 2000 का नुकसान हो गया आपका, मैं समझ सकती हूँ, पर इस तरह भावुक होने से क्या होगा? हर इंसान सब कुछ तो नहीं कर सकता ना, वैसे भी आपको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अगर तू सारा काम कर सकती है पैसे बचाने के लिए बेटा, तो मैं क्यों नहीं। और आराम तो डॉक्टर ने सिर्फ शरीर का नहीं दिमाग का भी करने को कहा है, अच्छा अच्छा खाने को भी कहा है। पर तू तो 4 रुपए बचाने के चक्कर में कुछ देती नहीं खाने को, कभी पोहे, कभी उपमा, कभी चिल्ले। जितने पैसे तू ये छोटे मोटे काम करके बचाती है ना, उससे ज्यादा तो तेरा पति और तेरे ससुर जी बाहर खाकर उड़ा देते हैं। बस कोई तेरे सामने ये बात बोलता नहीं क्योंकि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या? ये आप क्या बोल रही है मम्मी जी? और नहीं तो क्या, पूरे महीने का बिल रखा है मैंने इन दोनों बाप बेटों का, जितने तूने कमाए नहीं होंगे ना उसके 4 गुना तो दोनों ने बाहर खाकर उड़ा दिया। अगर तूने घर पर ढंग से खाना बनाया होता तो ऐसा नुकसान नहीं होता हमारे यहाँ। प्रिया समझ जाती है कि 10 जगह दिमाग लगाकर वो पैसे बचा नहीं रही, नुकसान कर रही है। अगली ही सुबह प्रिया खाना बनाने वाली रख लेती है और खुद पूरी तरह अपने काम में लग जाती है।